थ्योरम 1.17 क्या बोलती है सुनो। इफ एफ इज रिमान इंटीग्रेबल, एफ अगर रिमान इंटीग्रेबल है देन मॉड एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी कि अगर एफ रिमान इंटीग्रेबल है तो मॉड एफ भी रिमान इंटीग्रेबल होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ऑल्सो प्रूव दैट मॉड ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए बी मॉड एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, पूरे पे मोड इज लेस देन इक्वल टू सिर्फ फंक्शन पे मोड, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। हम क्या करते हैं देखो, क्योंकि एफ रिमान इंटीग्रेबल है तो एफ क्या है, बाउंडेड है ए बी में बाय द डेफिनेशन ऑफ रिमान इंटीग्रेशन एफ इज बाउंडेड अबव ए कोमा बी। दिस implies there exists some k greater than 0 such that mod of f of x is less than equal to k. Mod of f of x is less than equal to k by the definition of boundedness for all x belongs to ab. अब देखो f of x is less than equal to k और mod of f of x is less than equal to k का मतलब क्या होता है, mod f of x is less than equal to k का मतलब क्या होता है, यानी कि f of x माइनस k और k के बीच में बाउंडेड है। अब यहाँ पे देखो मोड एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू के जैसा दिख रहा है, तो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स बी के से क्या होगा, बाउंडेड। तो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो बाउंडेड इन ए कोमा बी, ए कोमा बी। सो ये ये बाउंडेड, ये भी बाउंडेड हो गया। अब ये रिमान इंटीग्रेबल है कौन, फंक्शन एफ, ये हमको दे रखा है। तो रिमान क्राइटेरियन वाले थ्योरम से देयर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट p बिलोंग्स टू p a b सच दैट अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज इक्वेशन 1। सब में लगभग एक ही पैटर्न यूज किया है, दो तीन क्वेश्चन थ्योरम सब में लगभग सेम पैटर्न। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर ये सुप्रीमम और इन्फीमम है किसका, मॉड एफ का, और ये जो डैश वाले सुप्रीमम इन्फीमम है वो किसका है, सिंपल एफ का, रेस्पेक्टिवली फॉर ऑल एल्फा बीटा बिलोंग्स टू आई आर। अब एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ, इधर देखो एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ एल्फा, एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ एल्फा, वापिस माइनस क्यों कर रहे हैं, ताकि अपर माइनस लोअर डार्बोक सम जैसा कुछ बना सके। तो एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ एल्फा का बीच में माइनस हो और मोड अलग अलग करते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों पे अलग अलग मोड बीच में माइनस होता है और बीच में प्लस होता है तो लेस देन इक्वल टू हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा हुआ तो मोड के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम क्या है, ये दोनों, और सिंपल एफ के लिए ये दोनों। तो मोड वाले में ये लिख दिया और सिंपल वाले में ये लिख दिया। क्लियर, फिर वही दोनों तरफ डेल्टा आर से मल्टीप्लाई किया और समेशन लिया। तो अपर डार्बोक सम ऑफ मॉड एफ लोअर डार्बोक सम ऑफ मॉड एफ इज लेस देन इक्वल टू अपर डार्बोक सम ऑफ एफ माइनस लोअर डार्बोक सम ऑफ एफ, लिख दिया। अपर डार्बोक सम ऑफ एफ माइनस लोअर डार्बोक सम ऑफ एफ, ये तो पहले से रिमान इंटीग्रेबल इसलिए लेस देन एप्सिलॉन है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ लिख दिया लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये पूरा भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे भी लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो मॉड एफ और के अपर माइनस लोअर डार्बोक सम का भी वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, तो हम बोल सकते हैं कि मॉड एफ इज रिमान इंटीग्रेबल। क्लियर। अब कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये इसका एग्जाम्पल। ठीक है, मॉड एफ ऑफ एक्स रिमान इंटीग्रेबल है, क्योंकि मॉड एफ ऑफ एफ होगा ना तो 1 माइनस 1 फिर रहेंगी ही नहीं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो भले -1 हो, मोड के बाहर आएगी तो पॉजिटिव ही आएगी, इसलिए मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आएगा, 1 बराबर 1। तो कांस्टेंट फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है, ये अपन ने सबसे पहला एग्जांपल किया था, और ये भी एक एग्जांपल था जिसमें ये रिमान इंटीग्रेबल नहीं है ऐसा प्रूव करना था। सिंपल एफ की बात कर रहा हूँ, और मोड एफ बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 और -1 कुछ भी हो अंदर बाहर तो वैल्यू 1 ही आती। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए क्या होता है, रिमान इंटीग्रेबल होता है। और ऐसे 1 -1 था, ऐसा का एग्जाम्पल था, वो मैंने शायद आपको होमवर्क में ऐसा दिया था या मैंने किया भी था ऐसा कुछ, तो उसमें ये रिमान इंटीग्रेबल नहीं है ऐसा प्रूव करना था।
ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। अब इसका सेकंड पार्ट हमको क्या बताना था कि ये लेस देन इक्वल टू ये हमको शो करना था। इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सपोज करना पड़ता है। क्या सपोज करना पड़ता है, f1x बराबर हाफ मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, f2x बराबर हाफ मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। समझ गए? ये कुछ ऐसा है कि अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमको मॉड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ये रही। अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे तो हमको एफ ऑफ एक्स बराबर F1 F2 में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो f1x is greater than equal to 0 and f2x is also greater than equal to 0। ठीक है, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। क्यों है? क्योंकि देखो f1x और f2x की वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। क्यों आएगी पॉजिटिव? इसलिए आएगी पॉजिटिव क्योंकि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स के जो भी वैल्यू जाती है वो हमेशा क्या कैसे आती है, पॉजिटिव ही आती है। मॉड की वैल्यू हमेशा कैसे आती है, पॉजिटिव ही आती है। इसलिए f1 f2 दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। क्लियर ये बात? अब दोनों पे इंटीग्रेशन ले लिया, a टू बी, ये भी क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ हम क्या करते हैं, हमको ये प्रूव करना है ये लेस देन इक्वल टू ये होना चाहिए, तो हम ये साइड लेके स्टार्ट करते हैं। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर f1x माइनस f2x माइनस f2x फ्रॉम 2। मैंने ये चीज़ यहाँ रख दी। फिर लेस देन इक्वल टू की वो प्लस वाली इनइक्वलिटी से विच इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस, p प्लस क्यू इज लेस देन इक्वल टू p प्लस क्यू। समझ गए? यह माइनस था, इस माइनस को क्या किया, इसके साथ माइनस अंदर ले लिया और बाहर प्लस लिख दिया। प्लस इंटू माइनस वापस क्या हो जाएगा, माइनस। बाहर प्लस लिया ताकि हम प्लस वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकें। और दूसरी बात, क्योंकि ये माइनस वाली चीज अंदर जा रही है तो ये मोड के अंदर है। ठीक है, जब यहाँ आएगी तभी किस में आ जाएगी, मोड के अंदर। तो मोड के अंदर यहाँ नेगेटिव हो या पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, मोड की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव ही होती है। इसलिए अपन माइनस अंदर ले लिया और प्लस यहाँ ले लिया। प्लस यूँ लिया ताकि हम ये वाली लेस एन इक्वल टू वाली जो प्रॉपर्टी है मोड की वो यूज कर सकें। क्लियर? फिर क्योंकि a टू बी f1x ये जो इंटीग्रेशन है और ये जो इंटीग्रेशन है दोनों कैसे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। इसलिए खोल दिया, मोड हटा दिया। a टू बी दोनों का सेम लिमिट है तो लिमिट कॉमन ले ली, a टू बी f1x प्लस f2x dx। f1x प्लस f2x क्या है, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर? तो पूरे का मोड इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन फंक्शन का मोड dx। क्लियर क्या है क्या? बस मेन चीज ये ध्यान रखने की आपको क्या सपोज करना है। ठीक है, एक बार दोनों मोड और सिंपल फंक्शन को ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, और हाफ बराबर f1x प्लस f2x ये भी करना है, ये भी ध्यान रखना है। ये हम क्यों यहाँ हाफ इंटू हाफ, यहाँ हाफ से इंटू किया, यहाँ हाफ से इंटू क्यों किया? क्यों? आप भी जानते हैं कि जब मैं इन दोनों में से एक की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर वैल्यू निकालनी है या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो या तो दोनों को जोड़ेंगे या दोनों को घटाएंगे। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, पर ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कितनी बार हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे। पर हमको तो एक ही चाहिए, हमको तो ये अकेला चाहिए ना। वैल्यू कब निकलती है, जब कोई चीज़ अकेली रह जाए और उसके बराबर में जो भी चीज़ होती है वो उसकी वैल्यू होती है। तो भाई यहाँ 2 आ रहा है, उस 2 को काटना भी पड़ेगा। इस 2 को ये हाफ जो होता है बाहर वो काट देता है, यहाँ 2 ऊपर आता है और 2 से 2 नीचे जो होता है वो कट जाता है और एफ ऑफ एक्स बराबर ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो वो आपका आंसर है। और ये बटा में 2 हो तब भी चलता है, पर उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे
यहाँ पे दिक्कत होती है। यहाँ जो अपन सॉल्व कर रहे होते हैं यहाँ पे बटन में दो दो चल रहा होता है, हाफ हाफ हाफ, वो दिक्कत करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रल फंक्शन, समाकल फलन। अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है और इस रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन एफ का इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाए, फाई ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाए, फाई ऑफ एक्स, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, then this f is then is known as integral function of f, then it is known as integral function of f। ठीक है, कौन, फाई इज नॉन एन इंटीग्रल फंक्शन ऑफ f। समझ गए। अब प्रिमिटिव क्या होता है, टू फंक्शन f and g defined on ab, then phi is primitive of f, then phi is primitive of f if phi dash x equal to f of x। अगर phi dash x बराबर क्या हो, f of x हो, तो phi जो होता है वो इस f का क्या होता है, प्रिमिटिव। हमको ये याद रखना है कि phi dash x बराबर f of x हो तो phi इज द प्रिमिटिव ऑफ f। ये आपका मेन डेफिनेशन। क्लियर। नाउ थ्योरम, अच्छी थ्योरम है, द इंटीग्रल फंक्शन ऑफ। यहाँ इससे पहले जो आपके वो थ्योरम चल रही थी वो आपकी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, वो खत्म हो गई। ठीक है, इसकी सेकंड एक्सरसाइज है, बस 2-3 पेज का ये बाकी है, रीमान इंटीग्रेशन, फिर आपका ये थ्योरम और प्लस ये यूनिट सब कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद शायद 1 या 2 पेज और बाकी हैं, फिर आपकी ये यूनिट कंप्लीट है। बहुत इजी यूनिट है और बहुत छोटी यूनिट है और बहुत अच्छी यूनिट है और बहुत काम की यूनिट है। ठीक है, फ्यूचर में भी रीमान इंटीग्रेशन का बहुत स्कोप है, मतलब बहुत हर फील्ड में आता है रीमान इंटीग्रेशन का, हर फील्ड में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। ठीक है, तो द इंटीग्रल फंक्शन फाई ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ। ठीक है, जो फाई है वो एफ का इंटीग्रल फंक्शन है, इज डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल होगा एंड फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये भी बताना। तो हम क्या करते हैं, x और x प्लस एच, एक्स कोमा एक्स प्लस एच, यानी कि इस x से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं, किस में से, ए बी में से। ठीक है ना, x से थोड़ा बड़ा यानी x प्लस एच का मतलब क्या, h आपने लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी देखी होगी। ठीक है, सीमा और ये सब आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सीमा अवकलनीयता, ठीक है, उसके वो मीन वैल्यू थ्योरम, माध्य मान प्रमेय, ठीक है, वो भी आपने पढ़ी हुई है। उसमें आप h लेते थे, 12th क्लास की चीज़ें, h लेते थे, लिमिट h टेंस टू 0 लेते थे, उसमें फिर फाई ऑफ एक्स, फाई एक्स प्लस एच, उनकी वैल्यू देखते थे, तीनों की लिमिट बराबर आती थी, तो हम बोलते थे कि हाँ ये अवकलनीय है या डिफरेंशिएबल है। तो वहाँ पे जो h होता था वो क्या होता, h टेंस टू 0, यानी कि h बहुत छोटा होता था, h बहुत छोटा होता था, यानी कि हमने x और x प्लस एच बहुत पास के 2 पॉइंट लिए। ठीक है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे इस इंटीग्रल फंक्शन फाई के अंदर, तो फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई ऑफ एक्स, फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई ऑफ एक्स। ये क्यों लिया, इसका प्रोसेस देखना आपको अभी समझ में आएगा, ऐसा क्यों लिया आपने। फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, अभी ये चीज़ देखो, इंटीग्रल फंक्शन क्या था, इस फाई को इंटीग्रल फंक्शन कब बोलेंगे, तो फाई ऑफ एक्स बराबर ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, ऐसा हो तो हम इस फाई को इंटीग्रल फंक्शन बोलते हैं ना। तो यहाँ बोल रखा है कि फाई इंटीग्रल फंक्शन है, तो फाई ऑफ एक्स प्लस एच है, तो यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी, ए से लेकर एक्स प्लस एच तक, ए से लेकर एक्स प्लस एच तक ही है, लास्ट पॉइंट यही है इसका, एफ ऑफ टी डी टी, माइनस ए से ये कहाँ तक है, एक्स तक है, ए से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। क्लियर। अब दूसरी बात, हम क्या करते हैं, ये जो है इसकी लिमिट
अपर को लोअर, लोअर की अपर, लिमिट इंटरचेंज करते हैं, लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आता है। इंटीग्रेशन या समाकलन का नियम है, ये भी 12th का है। जब अपन किसी इंटीग्रेशन का साइन बदल लिमिट ऊपर नीचे करते हैं तो आगे माइनस का साइन आ जाता है। तो ए को ऊपर एक्स को नीचे किया तो बाहर माइनस आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर। ए टू, इसको आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, एक्स टू ए और ए से एक्स प्लस एच, एक्स से ए, फिर ये सेम फंक्शन, और वापस वही ए से एक्स प्लस एच और सेम फंक्शन। अब सोचो ये दो टुकड़े कर रखे पर फंक्शन एक ही है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक्स से लेकर एक्स प्लस एच लें डायरेक्ट, क्योंकि ये बीच की लिमिट भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ऐड करो, और एक यहाँ से यहाँ लेकर फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लाओ, दोनों की वैल्यू सेम आती है, इसलिए एक्स से एक्स प्लस एच डायरेक्ट लिख दिया अपन। ठीक है, ये भी एक रूल ही है इंटीग्रेशन का कि एक्स प्लस एच को इस तरह से डिवाइड फैक्टर में तोड़ सकते हैं। क्लियर। पर रूल क्या है, यहाँ जहाँ ये खत्म होता है वहाँ से ये शुरू होना चाहिए। तो 5 ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 5 ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू एक्स प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी। क्लियर यहाँ तक। क्योंकि एफ कंटिन्यूस है, क्योंकि एफ कंटिन्यूस है तो ये एक पीछे थ्योरम आएगी, अभी अपने पढ़ी नहीं है, अभी इसके बाद कल जो क्लास होगी उसमें वो थ्योरम आएगी। उस थ्योरम में ये कोरोलरी वो ये बोलती है कि अगर एफ कंटिन्यूस हो ए बी के ऊपर तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स से एक्स प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी एक्स प्लस एच माइनस बी एफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स एफ ऑफ सी। एक्चुअली वो बोलती क्या है, वो जो कोरोलरी है वो क्या है कि अगर एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है ए से बी के ऊपर तो उसको बी माइनस ए क्या लिख सकते हैं, बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी, जहाँ पर सी कोई पॉइंट होता है इस ए और बी के बीच में, यहाँ सी कोई पॉइंट होता है इस ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर वही यूज़ कर रहा हूँ मैं कि अगर एफ, क्योंकि एफ कंटिन्यूस है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू इन दिस इंटरवल, किस इंटरवल में है, एक्स कोमा एक्स प्लस एच में, सच दैट ये आपका ए बी हो गया, ए से बी, ये आपकी लिमिट है तो बी माइनस ए यानी कि एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और एफ ऑफ सी वो पॉइंट जो इस इंटरवल का है, ये पीछे कोरोलरी में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर। तो एक्स से एक्स प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी, एच ये से ये कट गया, एच इंटू एफ ऑफ सी, एच इंटू एफ ऑफ सी। क्लियर। अब देखो 1 और 2 से ये और ये सेम चीज़ है ना, तो ये किसके बराबर, इसके, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ लिख दी। फिर बराबर क्या है, एच इंटू एफ ऑफ सी, इस एच को नीचे लिया, एफ ऑफ सी। फिर लिमिट ले लो h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 5 ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 5 ऑफ एक्स अपॉन एच। ये आपके अवकलनीय, जो आपने अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी उसमें डिफरेंशिएबिलिटी का ये फॉर्मूला था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0 लो, तो ये इसको क्या लिखते हैं अपन, एफ डैश एक्स, यहाँ पे 5 है इसलिए 5 डैश एक्स, तो यहाँ तक गया 5 डैश एक्स। इधर लिमिट h टेंस टू 0 इधर भी आएगी क्योंकि दोनों तरफ बराबर है तो सेम चीज़ लेनी पड़ेगी। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ सी को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, देखो c टेंस टू x और एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स लिख दिया, एफ ऑफ सी को एफ ऑफ एक्स लिख दिया। ऐसा क्यों भाई, h टेंस टू 0 था तो ये c टेंस टू x कैसे आया, एफ ऑफ सी को एफ ऑफ एक्स कैसे लिख दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये कैसे हुआ, देखो मैंने क्या किया, लिमिट क्या ली, h टेंस टू 0, मेरा c क्या था, c इस इंटरवल में से आया था, और ये इंटरवल क्या था, x कोमा एक्स प्लस एच। अब सोचो ये h टेंस टू 0 यानी कि अगर ये h 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x। तो x से x कोई इंटरवल होता है क्या, कोई इंटरवल नहीं होता, यानी कि ये इंटरवल नहीं होकर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पॉइंट। तो c नहीं होकर वो क्या हो जाएगा, x, यानी कि जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा वैसे c किसकी तरफ जाएगा, सी एक्स की तरफ जाएगा, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, फिर एक्स ही बचेगा, तो सी एक्स की तरफ जाएगा। और सी एक्स की तरफ जाएगा तो अपन राइट लिख देते हैं कि एट द एंड जब h 0 हो जाएगा तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो 5 डैश एक्स इक्वल टू, इसकी जगह ये तो 5 डैश एक्स का किया और ये क्या हो गया, एफ ऑफ सी। क्लियर हो गया। अपन ने इसमें क्या किया, हमने यही किया क्योंकि 5 इंटीग्रल फंक्शन है तो इन दोनों का डिफरेंस लिखा, फिर लिमिट इंटरचेंज की और सेम लिमिट लेके आए, इसकी अपर इसकी लोअर, फिर इन दोनों को एक लिख दिया। ठीक है,
फिर यहाँ पे मैंने एक कॉरोलरी का यूज़ किया पीछे वाली, जिसका मतलब ये होता है कि अगर लिमिट a टू b है तो b माइनस ए एफ ऑफ सी, सी उस इंटरवल में से कोई एक पॉइंट होता है। ये लिख दिया, कट गया h बचा, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, क्योंकि ये चीज़ आ गई, ये और ये तो सेम चीज़ है, ये इसके बराबर थी, ये मैंने यहाँ लिख दी बराबर h इंटू एफ ऑफ सी। इस h को इधर ले आए और लिमिट ले ली h टेंस टू 0 में। तो ये आपकी डिफरेंशियबिलिटी या अवकलनीयता का जो फॉर्मूला होता है, जिसको अपन एफ डैश एक्स या फाई डैश एक्स लिखते हैं, वो आ गया। यहाँ फाई है इसलिए फाई डैश एक्स, और इधर ये सी टेंस टू एक्स कैसे आया, क्योंकि अगर एच की वैल्यू 0 होती जाएगी तो वो इंटरवल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा होकर एक्स के पास हो जाएगा, यानी कि सी क्या बन जाएगा, एक्स। इसलिए एफ ऑफ सी की जगह क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। तो फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ये चीज़ ट्रू है। तो ये आपकी जो थ्योरम 1.20 थी वो भी ट्रू हो गई, ठीक है। इंटीग्रल फंक्शन और प्रिमिटिव ये दो चीज़ नहीं है, आपको इसको पता होना चाहिए कि अगर हम रीमान इंटीग्रेबल है एफ और उसके इस इंटीग्रेशन की वैल्यू के कुछ नया फंक्शन फाई ऑफ एक्स आ जाए, तो इस फाई फंक्शन को ही क्या बोलते हैं, इस एफ का इंटीग्रल फंक्शन। और अगर फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए तो ये फाई इसका प्रिमिटिव हो जाता है, फाई इस एफ का क्या हो जाता है, प्रिमिटिव हो जाता है। इंटीग्रेशन में लिखते हैं तो इंटीग्रल फंक्शन हो जाता है, और डिफ्रेंशिएशन में लिखते हैं इसको बराबर एफ ऑफ एक्स, तो ये प्रिमिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रिमिटिव। आज के लिए इतना काफ़ी।